हेलो स्टूडेंट्स। ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें अपनी जगहों पे थम चुकी हैं और लॉकडाउन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण किया गया है। इसमें अनेक गतिविधियां जो रोज़ की या रोज़मर्रा की गतिविधियां थी वो समाप्त हो चुकी हैं। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से ना फैले। सरकारों ने इसके लिए प्रयास किया है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन किसी तरह रोका जाए। रोकने का सबसे अच्छा तरीका जो नज़र आया वो लॉकडाउन था, क्योंकि इसका कोई वास्तविक इलाज अभी तक खोजा नहीं जा सका है। नया वायरस है, नए तरह के स्ट्रेन का वायरस है। जैसा कि वायरस के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर बायो की कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में या 9वीं 10वीं में भी कुछ पढ़ा होगा। कुछ रोग जो वायरस के थ्रू होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सूक्ष्म जीव जिनकी अपनी गतिविधियां हैं, अपना एक स्ट्रक्चर है, शरीर की संरचना है जो आँखों से दिखाई नहीं देती है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको हम देख सकते हैं। यही कारण है कि हम लोगों के बीच में एक फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित है। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि अगर ऑनलाइन वीडियोज़ उपलब्ध हों तो हम लोग भी पढ़ाई कर सकें। उसी संदर्भ में मैंने एक प्रयास शुरू किया है कि आप लोगों को इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी दे सकें। आपको यदि लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और यदि लगता है कि हाँ चीज़ें सही चल रही हैं तो फिर इसे लाइक करके शेयर कर सकते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जीव विज्ञान या बायोलॉजी के एक सेक्शन का, एक खंड का। इस खंड की शुरुआत इसलिए भी मैंने करने की सोची क्योंकि ये जो वर्तमान परिवेश चल रहा है वो वातावरण को ही लेकर के है। तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, वातावरण और पारिस्थितिकी, इसके संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाने का विचार किया जिससे आप लोग कुछ लाभान्वित हो सके। तो हम पहले ये शब्द डिस्कस करना चाहेंगे, इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है। ये शब्द आपको अपनी किताबों में मिलेगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा वाइट बोर्ड नहीं है घर में और लॉकडाउन की वजह से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से अदरवाइज़ उस पर मैं लिख करके आपको चीज़ें देता, थोड़ी बहुत आसान होती। लेकिन चूँकि वीडियो में उपलब्ध है इसलिए वीडियो को आप जब चाहें जहाँ चाहें पॉज करके उन शब्दों को नोट कर सकते हैं। पहले हम इकोलॉजी शब्द पे आते हैं। इकोलॉजी शब्द है क्या? ECOLOGY। इकोलॉजी की हिंदी शब्दावली पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी का मतलब परिस्थिति। परिस्थिति मतलब हमारे चारों तरफ कैसी स्थितियाँ हैं। इकोलॉजी वही इकोलॉजी उसका इंग्लिश टर्म है। तो हमारे चारों तरफ कैसी परिस्थितियाँ हैं वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी को समझने के लिए पहले दो फैक्टर हमको समझने होंगे। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें दो तरह के फैक्टर या कारक पाए जाते हैं जिनको हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी की भाषा में जैविक और अजैविक कारक कहते हैं। जैविक कारक वे हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में बायोटिक कह सकते हैं, BIOTIC, बायोटिक फैक्टर। ये जो बायोटिक फैक्टर हैं, जैविक कारक हैं, ये हमारे अंदर जो जीव या हमारे एनवायरनमेंट में जो जीव पाए जाते हैं, जिनके अंदर जीवन होता है, जो चीज़ें जिनके अंदर जीवन होता है उनको हम जैविक कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए जानवर, पशु, पक्षी, हमारे प्लांट्स, वनस्पतियाँ, पौधे, छोटे घास, इवन अभी हमने जो डिस्कस किया बैक्टीरिया एंड वायरस के बारे में, इनके बारे में भी, बैक्टीरिया वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो कारक है वो एबायोटिक फैक्टर है, जिसे हम अजैविक कारक या निर्जीव कारक कह सकते हैं। एबायोटिक यानी ABIOTIC, एबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक। अजैविक कारक कौन से हैं? अजैविक कारक वे कारक हैं जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, जिनमें जीवन नहीं है लेकिन ये जीवन का एक सपोर्ट सिस्टम है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल, वाटर, एयर, हवा और मिट्टी,
सॉइल। ये 3 ऐसे मूलभूत कारक हैं जो इस पृथ्वी पर जीवन को संचालित कर रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन संचालित करने के लिए ये कारक हैं जो सपोर्ट करते हैं इस जैविक माध्यम को या जैविक कारकों को। तो बायोटिक और एबायोटिक कारकों के बीच का जो अंतर संबंध है, इंटरैक्शन है, वो इकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे आप तमाम विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़े होंगे, जानते होंगे कि बायोलॉजी का मतलब जीवों के बारे में अध्ययन करना, जूलॉजी का मतलब जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, बॉटनी का मतलब वनस्पतियों या प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना। ठीक इसी प्रकार से इकोलॉजी का मतलब हमारे चारों तरफ जो परिस्थिति है या जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में अध्ययन करना इकोलॉजी है। और साथ ही जो जैविक और अजैविक कारकों के बीच में जो अंतःक्रिया हैं, इंटरैक्शंस हैं, मतलब हम उनसे प्रभावित होते हैं, हम उनको प्रभावित करते हैं, इस परिस्थिति का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी जो शब्दावली है वो इको और लोगस 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इको मतलब वही वातावरण की बात हम करेंगे। भारत में इकोलॉजी के जन्मदाता के रूप में या ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रूप में डॉक्टर रामदेव मिश्रा का नाम काफ़ी सम्मानित तरीके से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पे गहरा अध्ययन किया था। BHU में वो प्रोफेसर रहे और उन्होंने इकोलॉजी पे काफ़ी काम किया, पारिस्थितिकी पे या परिस्थिति विज्ञान पे उन्होंने काफ़ी काम किया। तो इस संबंध में डॉक्टर रामदेव मिश्रा का नाम लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या आप कह सकते हैं कि जो वस्तुपरक या बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें ये उत्तर के तौर पे आपके सामने आ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी या भारतीय पारिस्थितिकी के पिता कौन हैं, तो आपको बताना होगा डॉक्टर रामदेव मिश्रा के बारे में। इसलिए मैंने ये आपके बारे में शुरुआत में ये चीज़ आपके समक्ष रख दी, जिससे कि आपको चीज़ें साफ हो जाएं। अब हम इकोलॉजी की बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं, पारिस्थितिकी की बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं। इकोलॉजी है क्या? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में आपस में होने वाली जो अंतःक्रिया है, जैविक और अजैविक वस्तुओं के बीच में या कह सकते हैं कारकों के बीच में होने वाली अंतःक्रिया इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। अब हम कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं क्या। पहला फैक्टर हम एबायोटिक के रूप में लेंगे, कुछ नोट्स मैंने बनाया है, उस पर मैं आपको टर्मिनोलॉजी के तौर पे समझा दूं। कुछ छोटी चीज़ें हैं, उसको एनवायरनमेंट के तौर पे आप समझने की कोशिश करें। हमारी पृथ्वी जो ग्लोब है, मतलब बेसिकली गोल है या कह सकते हैं कि ध्रुव पर जाकर के चपटी है, उस पर सूर्य के प्रकाश के पड़ने की वजह से अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। मतलब पृथ्वी हमारी थोड़ी सी तिरछी है, 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है और लगातार सूर्य के चक्कर काटती है और साथ ही साथ स्वयं भी अपनी धुरी पर घूमने का काम करती है, जिससे दिन और रात और मौसम के परिवर्तन होते हैं। इन दिन और रात मौसम के परिवर्तन के कारण पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके पीछे जो कारण होते हैं वो कारण होते हैं आपके एबायोटिक कारण, एबायोटिक फैक्टर्स यानी अजैविक कारक। मैंने पहले भी डिस्कस किया अजैविक कारक कौन कौन से हैं। अजैविक कारक में आपका वाटर, जल, एयर, वायु, सॉइल यानी कि मिट्टी, ये पहाड़ों के रूप में पाया जा सकता है, पर्वतों नदियों के रूप में पाया जा सकता है। इनको आप हवा, आंधी, तूफान जो आप सांस लेते हैं उसके रूप में वायु आपके सामने समक्ष उपलब्ध है। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं जीवन जीने के लिए। इनमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये बताना चाहते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, इसलिए इनके बारे में थोड़ी नॉलेज रखना आपको ज़रूरी है। इसको हम बेसिक नॉलेज कह सकते हैं। बेसिक नॉलेज में क्या है? वाटर यानी कि जल। जल नॉर्मल तुम लोग स्टूडेंट्स रहे होगे, बचपन से पढ़ते आए होगे कि वाटर क्या है। वाटर इज द बेस ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन का आधार है। आपका बॉडी का 70% हिस्सा, हमारे आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी का बना हुआ है। ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन अन्य जीवों में भी देखने को मिलता है, पानी के बिना जीवन भी संभव नहीं है। तो उस इकोलॉजी में पानी का एक अपना एनवायरनमेंट है, जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक बायोम है, जीवों का संग्रह है वहाँ पर भी।
वाटर के अंतर्गत। दूसरा, एयर के बारे में बात करें, हवा जो कि मतलब जीवन के लिए सहायक है, जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है और ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो ऑक्सीजन हमें जब मिलता है तो हम सांस लेने के काबिल हो पाते हैं। तीसरा, सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, मिट्टी जिसमें ऐसे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे ऐसे केमिकल्स या कह सकते हैं कि बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से पेड़ पौधों की ग्रोथ, वृद्धि, हमारा दैनिक जीवन उस पर निर्भर करता है। तो हम पृथ्वी की बात कर रहे थे कि पृथ्वी चक्कर लगाती है और उस पर अलग अलग मौसम होते हैं, अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में जानने की ज़रूरत है। उसकी वजह से अलग अलग तरह के हमको प्रदेश, मतलब कह सकते हैं कि मौसम से आधारित प्रदेश मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे जंगल आप देखते हैं, फॉरेस्ट का एक, वन का एक इकोलॉजी है, एक अपना एनवायरनमेंट है। तो वन के बारे में, वनों में आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी जिस हिसाब से पड़ती है उसको उस हिसाब से बांटा गया है। बांटने के लिए पृथ्वी को 2 भागों में पहले बांटा जाए। अगर बीच के भाग से बांटें तो बीच का भाग जो है 2 भाग में बांटते हैं और बीच का भाग जो है वो कहलाता है इक्वेटर, यानी कि हमारी भूमध्य रेखा। और उस भूमध्य रेखा के आसपास जो होने वाला मौसम है वो लगातार गर्म रहता है और रोज़ वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे की मूसलाधार बारिश वहाँ देखने को मिलती है। उसको हम कन्वेक्शनल रेन या संवहनी वर्षा कहते हैं। तो वहाँ की मिट्टी पर्याप्त वर्षा और पानी और दलदल की वजह से लगातार पौधों के अलग अलग तरह की वैरायटी के पौधे वहाँ उगते हैं, जिनकी हाइट भी अच्छी होती है, ऊंचाई भी अच्छे होते हैं। और ऐसे पौधे लंबाई में बढ़ते हैं और उनमें एक कैनोपी डेवलप होती है। कैनोपी का अर्थ समझिए, यानी कि पेड़ के ऊपर जो छाया पाई जाती है, पत्तियों का जो स्ट्रक्चर है, जो पत्तियों की संरचना है, वो कैनोपी कहलाती है। पेड़ के ऊपर वो कैनोपी का काम करती है। अब उसमें लंबे लंबे पेड़ पौधे आपको देखने को मिल सकते हैं और घने जंगल देखने को मिलते हैं। तो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, विषुवत रेखीय वन प्रदेश ये कहलाते हैं, जहाँ विषुवत रेखा पर लगातार टेम्परेचर हाई रहता है। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है और वहाँ लगातार बारिश की वजह से, रोज़ की बारिश की वजह से, धूप की वजह से अच्छे खासे मात्रा में पौधे डेवलप होते हैं। वो वृक्ष बन जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं जिनमें कैनोपी पाई जाती है, यानी कि बड़े साइज में उनका छाया होता है। नीचे छोटी घास नहीं उगती उसके अंतर्गत, लेकिन वन बहुत घने होते हैं। ऐसा एरिया आपको ब्राज़ील में मिल सकता है, साउथ अफ्रीका के रीजन से मिल सकता है और श्रीलंका के रीजन से मिल सकता है, इंडोनेशिया में मिलेगा, सिंगापुर में मिलेगा। ऐसी जगहों पे आपको ऐसे जंगल की प्राप्ति हो सकती है, मलेशिया में मिल सकता है। थोड़ा ऊपर अगर हम अगर हम ग्लोब को समझें तो ग्लोब से थोड़ा सा ऊपर चले, आधे भाग से ऊपर चले, तो सूर्य की रोशनी थोड़ी तिरछी पड़नी शुरू हो जाती है। उस रीजन को हम आगे जब ऊपर बढ़ते हैं तो लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, जिसे ट्रॉपिकल रीजन कह सकते हैं। जो शब्दावली आपके किताब में भी दी हुई है और इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में भी दी हुई है। इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में आपको ये पढ़ना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। इस शब्द को नोट कर लीजिए। इस शब्द को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जहाँ पे वर्षा भी उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में आपको अभी मैंने समझाया कि रोज़ की बारिश हो रही है इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे, लेकिन उससे थोड़ी कम मात्रा में वर्षा होती है, अच्छी खासी धूप पड़ती है और वो रीजन ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ट्रॉपिकल का अर्थ हुआ उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे थोड़ी गर्मी है और ठंड नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि जीवों के अनेक प्रकार आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। हमारा भारत या एशिया का अधिकतर हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिकल रीजन में यानी उष्णकटिबंधीय में आने की वजह से यहाँ बरसात भी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, लेकिन नियंत्रण में है। धूप भी ठीक ठाक पड़ती है, धूप भी तेज़ होती है और इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमको अच्छी खासी मात्रा में, जैव विविधता का क्या हुआ, जीवों की विविधता, अलग अलग तरह के जीव, उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए पर्यावरण के लिहाज से ये एरिया जो है विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इनको हॉटस्पॉट्स की संज्ञा भी दी जाती है कि हॉटस्पॉट्स हैं। आजकल आप सुन रहे हो कोरोना वायरस के बारे में, हॉटस्पॉट्स का मतलब जहाँ पे कोरोना की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, उनको हॉटस्पॉट कह दिया गया। ठीक ऐसी ही शब्दावली हमारे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी है कि जहाँ पे अच्छे खासे मात्रा में जीव जंतु, पौधे, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं।
और उनका संरक्षण करते हैं। संरक्षण इस वे में भी करते हैं ताकि हमारे पृथ्वी पर जो जीवन है, जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो परिवर्तित ना हो, स्थिर रहे और जैसा चल रहा है प्राकृतिक संरक्षण उसका लगातार होता रहे। तो ट्रॉपिकल रीजन्स की हमने बात की। फिर आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट की तरफ। डेसिडुअस फॉरेस्ट अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में हम पर्णपाती वन कह सकते हैं। पर्णपाती का मतलब, पर्ण का मतलब पत्ता जो गिरता है नीचे, यहाँ पे जल्दी कह सकते हैं कि एक सीजन के बाद पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम डेसिडुअस रीजन कहते हैं। तो डेसिडुअस यानी पर्णपाती क्षेत्र जो वनों के पाए जाते हैं। उसके ऊपर अगर हम चलते हैं, कुछ एरिया में देखेंगे तो कहीं हमको डेजर्ट भी मिलेगा। डेजर्ट का मतलब जहाँ पे कोई भी वनस्पति या जीव अच्छी खासी संख्या में ना पाए जाएँ, रेयर पाए जाएँ या बिल्कुल नहीं पाए जाते, ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं, तो उनको हम रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान गर्म और ठंडा दोनों हो सकता है। रेगिस्तान सुन के कुछ लोगों के दिमाग में केवल बालू आता है, ठीक है। बालू ऐसी चीज़ सिर्फ रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान का अर्थ है विच इज़ डिवॉइड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो जीव और वनस्पतियों से अलग है, जहाँ पे जीव वनस्पति हो ही नहीं पाते, ऐसी परिस्थितियाँ ही नहीं हैं, उनको हम रेगिस्तान कह सकते हैं। ये गर्म भी होगा और ज़्यादा ऊपर जब पृथ्वी के ग्लोब के हम देखते हैं उसके ऊपर और उत्तर की दिशा में या दक्षिण की दिशा में बढ़ते चले जाते हैं तो ठंड का मौसम बढ़ता चला जाता है। कुछ एरिया में रेगिस्तान है, कुछ एरिया में ठंड का मौसम है, जहाँ पे हमको ठंड महसूस होती है, वहाँ पे भी रेगिस्तान हमारे मिलता है। भारत में 2 रीजन के बारे में इस उदाहरण में आपको सीधे सीधे समझा दूँ, इसको ज़्यादा आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। राजस्थान में थार का रेगिस्तान है, आपने सुना होगा, वो गर्म रेगिस्तान है, हॉट डेजर्ट है। लेकिन जैसे आप कश्मीर में हिमालय को पार करते हैं तो लेह और लद्दाख के बारे में आपने सुना होगा, वो कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि वहाँ पे भी वनस्पतियाँ और जीव जंतु का इंटरेक्शन कम है, बहुत कम है, और इसी तरह रेगिस्तान में काफ़ी कम है। ये हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। आपने देखा कि क्लाइमेट की वजह से उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। अब इसमें रहने वाले लोग भी उसके अनुसार अपने आप को अलग अलग तरीके से जीवन जीने के लिए खुद को ढालते हैं, खुद को उस तरीके का जीवन जीने के लिए खुद को तैयार करते हैं, या अगर तैयार नहीं हो सके तो उस जगह को उनको छोड़ना पड़ता है। तो हम अगले सेक्शन में अब आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट के साथ, वातावरण के साथ हमारी कॉन्फॉर्मिटी या कह सकते हैं उसके साथ संचालन कैसे हम कर सकते हैं, वातावरण के साथ अपना सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं, और कैसे ये सिस्टम चल रहा है, ऐसा है भी, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगले पॉइंट पे हम आते हैं। आपका एक मेजर एबायोटिक फैक्टर छूट गया। वो एबायोटिक फैक्टर था टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तापमान मैंने अभी शुरू में भी डिस्कस कर दिया, इस चीज़ को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं, मैंने कहा जैसा कि लगातार टेम्परेचर हो, जहाँ बारिश होती है, विषुवतरेखीय एरिया, इक्वेटर, थोड़ा तापमान इक्वेटर से ऊपर बढ़ेंगे तो हम ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय, और उसके ऊपर जाएंगे तो उपोष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल, और उसके ऊपर हम जाते हैं तो टेम्परेट होता है, शीतोष्णकटिबंधीय, और उसके ऊपर गए तो ध्रुवीय रीजन, जो कि पृथ्वी का सबसे टॉप का रीजन और सबसे निचला रीजन, 2 ध्रुव होते हैं जहाँ ज़्यादा ठंड पाई जाती है, वो भी कोल्ड डेजर्ट के उदाहरण है, जैसे रशिया का साइबेरिया वगैरह इसका उदाहरण बन जाता है। तो ये इसका फ़र्क है। लाइट के बारे में बात करें, प्रकाश मैंने पहले ही बताया, प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स में, पिछले क्लासेस में भी आपने कई जगहों पे 9th से राइट फ्रॉम बिगनिंग आप जब बायो पढ़ना शुरू किए होंगे तो आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा होगा। तो प्रकाश जरूरी, बिना सन के, बिना सूर्य के इस पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसे पड़ता है, तो उस हिसाब से हमारे पौधे, वनस्पतियाँ, हमारा एनवायरनमेंट उस तरीके से ग्रोथ करता है। प्रकाश की स्थिति जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है वहाँ वनस्पतियों की संख्या भी कम है, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा है वहाँ भी वनस्पतियाँ नहीं हैं। तो मैंने 2 डिस्कस किए, एक कोल्ड डेजर्ट और दूसरा हॉट डेजर्ट। लेकिन जहाँ पे बारिश और प्रकाश दोनों सम्मिलित रूप से, संतुलित रूप से मिल रहे हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैव विविधता ज़्यादा पाई जा रही है। तो प्रकाश हो गया, तो प्रकाश के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं।